हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज के ना इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक प्लान ऑफ एक्शन ड्रॉ करते हैं कि इस बार एचएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन तक, जो कि टेंटेटिवली हर साल जैसे जून में कंडक्ट किया जा रहा है, तो जून तक के लिए हम लोग एक प्लान ऑफ एक्शन ड्रॉ कर लेते हैं और किस तरह से हमें आजकल वाले टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए और उस यूटिलाइजेशन में कैसे माइक्रो लेवल पे ध्यान देना है कि सुबह के मॉर्निंग स्लॉट्स में क्या पढ़ना चाहिए, इवनिंग स्लॉट में क्या पढ़ना चाहिए, इस तरह की छोटी छोटी बातों के ऊपर कैसे गौर फरमाना है, उसके ऊपर जो है एक लाइट थ्रो करते हैं। और टाइप ऑफ एस्पिरेंट है, दो तरह के कैटेगरीज हैं एस्पिरेंट की, उनको भी जो है हम लोग कैटेगराइज करते हुए दोनों के लिए डिफरेंट प्लान ऑफ एक्शन होगा, क्योंकि एक प्लान ऑफ एक्शन सबके लिए ट्रू नहीं होगा। अच्छा, आज जो मैं बात बोलूंगा ये कोई पत्थर की लकीर भी नहीं है। आप लोगों ने देखना है कि आपने इसमें अपना कस्टमाइजेशन का थोड़ा सा स्कोप रखना है कि हर बच्चे के लिए हो सकता है ये बात किसी के लिए 100% ट्रू हो तो वो 100% अप्लाई कर सकता है, किसी के लिए 10%, 20%, 30% चेंजेस करने के बाद वो इसमें थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन करेगा, ऑल्ट्रेशन करेगा और उसको अपने अनुसार बना लेगा। लेकिन ये कुछ एक मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी, जब मैं खुद तैयारी कर रहा था या अब मैं बच्चों को तैयारी करवा रहा हूँ, तो उनसे मिला जुला के ये एक प्लान ऑफ एक्शन ड्रॉ किया हुआ है। सबसे पहले कैंडिडेट्स की दो कैटेगरी हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं कि दो तरह के कैंडिडेट हैं। 2 सेकंड, ये हैंग हो गया, इसको एक बार आ जाने देते हैं। दो तरह के कैंडिडेट है, एक वे कैंडिडेट है जिन्होंने ऑलरेडी मेंस एग्जामिनेशन लिखे हुए, तो इनके लिए प्लान ऑफ एक्शन डिफरेंट होगा। जैसे अभी मेंस के अभी रिजल्ट आउट हुआ है, उसमें जो है मेंस के मार्क्स, एक कैटेगरी के वो स्टूडेंट है जिन्होंने ऑलरेडी मेंस लिखा हुआ है और प्रीलिम्स क्वालिफाई किया हुआ है। इनमें से बहुत सारे हैं जो इस बार इंटरव्यू भी देकर आए हैं, बहुत सारे हैं जो हिंदी की वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाए, अदरवाइज दे कुड हैव टेकन इंटरव्यू दिस ईयर। बहुत सारे हैं जो 10, 15, 20 मार्क्स से मिस कर गए अपने मेंस की कट ऑफ को। तो वे विद्यार्थी जिनका प्रीलिम्स एंश्योर्ड है काफी हद तक, तो काफी हद तक इन विद्यार्थियों का प्रीलिम्स एंश्योर्ड है क्योंकि इन्होंने पहले ही पेपर को क्वालिफाई किया। लेकिन ये विद्यार्थी की तो संख्या बहुत कम है। ये लार्जली अगर आप देखोगे पूरे एग्जामिनेशन के प्रोसेस पे, आपको पता है कि जिन्होंने इस बार भी मेंस लिखा या पहले मेंस लिखा है, इस बार प्रीलिम्स को रह भी गए, तो ज्यादा से ज्यादा ये 1000 स्टूडेंट्स ही हैं। लार्जर स्केल पे वे विद्यार्थी हैं जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया है, चाहे 2 साल, 3 साल, 4 साल हो गए। अब इनके लिए जो मेजर इशू है वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है। तो वे विद्यार्थी जो अब प्रीलिम्स को लेके फोकस्ड होंगे, इन विद्यार्थियों के लिए डिफरेंट प्लान ऑफ एक्शन होगा। तो पहले इनसे स्टार्ट कर लेते हैं जिनका प्रीलिम्स एंश्योर्ड है। प्रीलिम्स इज देयर सेकंड प्रायोरिटी, मेंस इज देयर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो इनका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? अब इनके प्लान ऑफ एक्शन को देखिए, जो प्रीलिम्स को लेके काफी ज्यादा श्योर्ड है, प्रीलिम्स एंश्योर्ड है जिन लोगों का, ये जो प्रीलिम्स एंश्योर्ड विद्यार्थी हैं, इनकी जो प्राइम फोकस है, फर्स्ट फोकस हैज टू बी ऑन ऑप्शनल पार्ट। मैं हमेशा कहता हूं कि ऑप्शनल को ज्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि ऑप्शनल को टाइम देंगे, जैसे इस बार है, ऑल्दो फॉरेस्ट्री एक्सेप्शनली रिवॉर्डेड है, तो फॉरेस्ट्री में काफी ज्यादा मार्क्स हैं। एंथ्रोपोलॉजी जैसे अंकित है, रैंक 5 है, तो जनरल कैटेगरी में एंथ्रोपोलॉजी में 150 प्लस मार्क्स लाना, या हॉर्टिकल्चर अच्छा रिवॉर्ड किया जा रहा है। सोशोलॉजी हर बार लास्ट ईयर तो बहुत अच्छा रिवॉर्ड हुआ था, इस बार रिवॉर्ड नहीं हुआ। उनके लिए प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? तो वे लोग जिनका प्रीलिम्स एंश्योर्ड है, उनकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि ऑप्शनल जो है वो मिनिमम 135 प्लस की रेंज में जाना चाहिए। तो वो अपने ऑप्शनल के ऊपर काम करें ताकि इसको 135 प्लस रेंज में ले जाया जा सके, जिससे एटलीस्ट मेंस निकले। दूसरी इनकी, ये जिन लोगों का प्रीलिम्स नहीं भी हुआ है, उन लोगों ने भी इस प्लान ऑफ एक्शन को समझना है कि उन्होंने भी आज नहीं तो कल इसी को एग्जीक्यूट करना है। तो ये भी उनके जहन में होना चाहिए कि चाहे प्रीलिम्स के बाद मेरा फोकस क्या होना चाहिए। दूसरी प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए जनरल स्टडीज की, सामान्य ज्ञान की। तो जनरल स्टडीज सेकंड प्रायोरिटी है। अब जनरल स्टडीज में सब्जेक्ट्स तो बहुत ज्यादा है, उसका भी प्लान ऑफ एक्शन बताऊंगा कि क्या क्या होना चाहिए। थर्ड प्रायोरिटी, क्योंकि हिंदी आपको पता ही है कि कमीशन की मेहरबानी से हिंदी को लेके कोई भी जो है एंश्योर्ड नहीं है, तो हिंदी भी एक प्रायोरिटी का पार्ट होना चाहिए। ये चीज का हम लोगों ने ध्यान रखना है। एक चीज जो सभी के लिए गोल्डन रूल है, चाहे प्रीलिम्स निकाला है या पहली बार निकालना है, कि आपने पर डे के बेसिस पे बहुत ज्यादा डाइवर्स जो है अपने टारगेट्स नहीं रखने, या मल्टीपल टारगेट्स नहीं रखने, कि एक दिन में 3 मेजर टारगेट है, एक माइनर सा पार्ट है कि प्रीलिम्स सेकंड प्रायोरिटी में क्या हो सकता है। तो उन्होंने जो फर्स्ट हाफ है, अगर अपने दिन को डिवाइड करेंगे, जो वे विद्यार्थी जो मल्टीपल टाइम पेपर को क्वालिफाई कर रहे हैं, उनका टाइम टेबल का क्या स्ट्रक्चर होगा? उनका टाइम टेबल का स्ट्रक्चर बिफोर इवनिंग, बिफोर इवनिंग मतलब 4, 5, 6 बजे से पहले, 5 या 6 PM तक वो क्या अचीव कर लेंगे, और पोस्ट इवनिंग है ना, नाइट टाइम में उनका टाइम टेबल क्या होगा। तो ये उनके लिए प्लान ऑफ एक्शन डिफरेंट है। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि देखो, शाम को एनर्जी हमारी डिप करती है। जब शाम को एनर्जी डिप करती है तो उस टाइम पे एनर्जी इंटेंसिव टॉपिक को उठाना समझदारी नहीं है।
लेटर हाफ में क्योंकि प्रीलिम्स आपकी उतनी प्रायोरिटी नहीं, क्योंकि प्रीलिम्स ऑलरेडी 110 120 मार्क्स बार बार लाए जा रहे हैं। ये है कि उस मार्क्स को होल्ड करना, और इस बार नायब तहसीलदार की भी नोटिफिकेशन आउट होने के बाद बहुत ब्राइट चांसेस है, हो सकता है आज ही आउट हो जाए। तो उसके बेसिस पे आप देखोगे कि नाइट टाइम पे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को इंश्योर करो, तो नाइट टाइम आपका प्रीलिम्स एग्जाम में जाएगा। मॉर्निंग टाइम में जैसा मैंने अभी आपको दिखा था, मॉर्निंग टाइम में आपका मेंस एग्जामिनेशन को टाइम देंगे, जिसमें ये 3 चीजों को किया जाएगा, इनमें से फर्स्ट 2 चीजों को तो किया ही जाएगा। अब नाइट टाइम में क्या है, प्रीलिम्स के लेवल पे जीएस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, दोनों चीजें हैं, या तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन प्रैक्टिस का बहुत अच्छा तरीका है कि अगर बहुत मोनोटोनस हो जाता है, क्योंकि इतनी बार प्रीलिम्स निकालने के बाद क्या होता है कि अपने नोट्स को पढ़ने में भी बहुत आती है, तो उसके लिए तरीका है कि प्रीलिम्स का कोई क्वेश्चन बैंक कर लो। उसका एक बहुत अच्छा तरीका प्रीलिम्स क्वेश्चन बैंक की यूपीएससी के पीवाईक्यू कर लो, 15 20 25 सालों के सिविल सेट पे क्वेश्चन बैंक आता है, उसमें L2 और L3 डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर लो, तो वो भी एक किया जा सकता है। या जिससे पढ़े जाते हैं तो अपने नोट्स को ही रिवाइज कर लो, 1 घंटा जो है डेली के बेसिस में इसको दो, तो 1 आवर इसको दो। लेकिन ये 1 आवर का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आपने 10 आपको टाइम टेबल रखना है, रोज 1 घंटा, 10 दिन ज्योग्राफी खत्म, या 15 दिन जो भी आपको निर्धारित करना है, रोज 1 घंटा हिस्ट्री रिवीजन, 15 दिन हिस्ट्री खत्म, तो 15 दिन के ब्रैकेट के लिए अपने टाइम टेबल बनाना है। दूसरा प्रीलिम्स का एक बहुत अहम हिस्सा है और बड़ा फैक्चुअल इन नेचर है, दैट इज एचपीजीके। तो एचपीजीके क्योंकि पहले भी आपने प्रीलिम्स निकाला, तो उसमें रोज इसको या रिवाइज करो, या सिविल सेट की बहुत पॉपुलर किताब है एचपीजीके क्वेश्चन बैंक, तो इस क्वेश्चन बैंक को भी सॉल्व कर सकते हो, जिसमें 1000 क्वेश्चन है, बलोकरा, दर्पण, इन सारे ही पॉपुलर सोर्सेज के क्वेश्चंस को मल्टीपल स्टेटमेंट फॉर्मेट में विद मॉडल आंसर 1000 क्वालिटी क्वेश्चन दिए गए। ये 1000 क्वेश्चन इज इक्विवेलेंट टू 2500 से 3000 क्वेश्चन, क्योंकि मल्टीपल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड और मोर ओवर डिटेल्ड सॉल्यूशन हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड, तो उसकी वजह से ये अच्छी एक क्वेश्चन बैंक है, छोटी सी है, तो ये बहुत हेल्पफुल है। नहीं करना, अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करो, बट कीप अ ट्रैक ऑन योर एचपीजी के पार्ट। तीसरा पोर्शन है करंट अफेयर का, बहुत इंपॉर्टेंट तीसरा एस्पेक्ट है प्रीलिम्स का, बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज करंट अफेयर पार्ट। करंट अफेयर अगर आपको लग रहा है 2 ही चीजें पढ़ लूं रात को सोने से पहले 1-1 घंटा करके, तो बहुत है, क्योंकि हिंदी नाइट टाइम में हिंदी पे आप लोग अगर हिंदी इस बार जो लोग हिंदी को डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, तो उनके लिए तो बेटर है कि रोज रात को रेदर देन करंट अफेयर करें, हिंदी को कर लो, 3 दिन हिंदी 3 दिन करंट, 3 दिन हिंदी 3 दिन करंट, इस तरह से, तो ताकि मल्टीपल फ्रंट एक दिन में ओपन नहीं हो रहे। तो एक दिन में आपका मेंस वाला पोर्शन को भी मैं डिस्कस करूंगा, प्रीलिम्स वाले में जीएस क्वेश्चन बैंक कर लिया या जीएस की रिवीजन कर ली, एचपीजीके का क्वेश्चन बैंक कर लिया या एचपीजीके को रिवाइज कर लो, ताकि प्रीलिम्स में भी आपका होल्ड रहे। 3 दिन हिंदी पढ़ ली, 3 दिन करंट अफेयर पढ़ा, 2 महीने ऐसे किया, हिंदी खत्म हो गई, करंट अफेयर भी पूरी तरीके से रिवाइज हो गया। तो ये स्लॉट आपका शाम वाला स्लॉट लाइट से 2 से 3 घंटे का, ये पूरा स्लॉट कितना है मैं लिख दे रहा हूं उसमें टाइम टेबल, 2 से 3 घंटे का ये स्लॉट आप रख सकते हो, 2 to 3 आवर। तो मान लो शाम को आप 5 बजे तक फर्स्ट स्लॉट को चलाते हो, 5 से 7 अपनी फिजिकल एक्सरसाइजेस, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे एग्जामिनेशन के अंदर, क्योंकि फिजिकल फिटनेस इज फार मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि लंबा सिटिंग आवर है, हेल्थ कॉन्शियस, क्योंकि आप जब मेंस प्रीलिम्स बार बार निकाले तो इसका मतलब है कि आपने 3 से 4 साल तैयारी कर ली है और आपने इतना ज्यादा इस एग्जामिनेशन में ऑलरेडी फिजिकली कंट्रीब्यूट कर दिया, तो योर फिजिकल हेल्थ आल्सो नीड अटेंशन। तो इसलिए 2 घंटे का अपने को ब्रेक दो, जिसमें मेडिटेशन है, योगा है, जॉगिंग है, कार्डियो बेस्ड एक्सरसाइजेज है, वेट ट्रेनिंग है, वो सारी चीजें आप इसमें से 5 से 7 के स्लॉट में, 6 से 8 के स्लॉट में करो। उसके बाद एक स्लॉट ये निकालो, खाना खाओ और चुपचाप करके सो जाओ। तो इसलिए नाइट स्लॉट इज इजी स्लॉट, वो स्लॉट है जो आप मल्टीपल टाइम्स कर चुके हो, उसमें बहुत ज्यादा दिमाग की एनर्जी खर्च नहीं होनी है। फर्स्ट स्लॉट क्योंकि मेंस आपका नहीं निकल रहा, या इंटरव्यू दे रहे हो तो मार्जिन के ऊपर मेंस क्वालिफाइड है, इंटरव्यू में 450 नंबर के टारगेट को क्रॉस करना है, तो उसके लिए आपको फोकस करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया। अब मेंस स्पेसिफिक आओ, मेंस के लिए क्या करना है, देखिए मेंस फर्स्ट स्लॉट का मतलब है मॉर्निंग एंड आफ्टरनून, 2 स्लॉट बनाए मैंने, ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं किया। जब जीएस है, देखो जीएस में कितने मार्क्स लाने रेलिवेंट है, जीएस के अंदर अगर आपको 450 स्कोर लाना है, अगर आप ऑप्शनल में 130 प्लस की रेंज में स्कोर ला रहे हो, 135 140 ला रहे हो, तो जीएस में मेरे को लगता है कि 85 मार्क्स कोई बहुत ऐसा नहीं कि बहुत मैंने रियलिस्टिक 100 नंबर ही लिख दिए जो टारगेट है, 85 इज डिसेंट मार्क्स, 85 आ सकते हैं, हर किसी के ही आ रहे। जीएस 2 में मैं कह रहा हूं 85 ले आओ, जीएस 3 में 95 ले आओ। देखो ये तो एक हाइपोथेटिकल फिगर है, हो सकता है जीएस 1 में 83 आ जाए और जीएस 3 में 98 आ जाए, तो ऑन एन एवरेज जीएस में जो आपके मार्क्स जो मेरे को चाहिए कि तीनों को अगर मैं ऐड ऑन कर दूं तो 160 और 90 250 मार्क्स के आसपास जो है आप जीएस के अंदर ला रहे हो, 250 वो और 260,
तो मैं इन जनरली 270 के आसपास के स्कोर को एक्सपेक्ट करता हूं। इन तीनों को मिला लोगे तो 265 के आसपास आएगा। अगर आप 270 मार्क्स यहां ला रहे हो, ऑप्शनल में आप 130 नंबर ला रहे हो, और एसए में मैं बहुत ज्यादा नहीं लिख रहा, लोग 55 नंबर इजीली ले आते हैं, मैं 50 लिख रहा हूं, अगर ये तीनों भी ले आते हो तो 450 का आंकड़ा आप कर जाते हो। तो जनरल कैटेगरी में ये मार्क्स बहुत अच्छे हैं जिससे आप रैंक ला सकते हो। किसी और कैटेगरी भी हो, अगर ओबीसी भी हो, एससी भी हो, इतने मार्क्स ले आते हो तो आप उस कैटेगरी के अंदर टॉप में आ जाओगे। तो अगर एसडीएम की एक सीट है, वो एक सीट आपको मिल जाएगी, या अगर उसमें बीडीओ की एक सीट है तो बीडीओ आपको मिल जाएगा, तहसीलदार। तो इस तरह से आप अपने जो है डिवीजन को रख सकते हो। तो इस बात का आपने बहुत ध्यान देना है। क्लियर हुई बात? तो ये देखना है। तो 270 के आसपास या 260 से 70 की रेंज में आप जीएस के अंदर जो है टारगेट रखिए, जिसमें 85, 85 और 95 के आसपास का टारगेट आपने हिट करना है। तो जब भी आप किसी की भी टेस्ट सीरीज दो, सिविल स्टेप दो, इतने सारे इंस्टीट्यूट है वो टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, उनकी टेस्ट सीरीज दो, तो इस आंकड़े तक पहुंचने का आपने वहां पे प्रयास करना है। अब इसके अंदर भी जो फर्स्ट स्लॉट है, रेदर देन गिविंग इट टू ऑप्शनल, ये मेरा मतलब आप लोगों का अपना स्टैंड है। तो फर्स्ट स्लॉट में 2 ही पार्ट रखें। एक पार्ट बिफोर, जैसे मॉर्निंग है, मान लो 8 से 1 बजे तक आप खाना खाते हो, फिर 1 से 2 ब्रेक लेते हो, तो और 2 से 6 का दूसरा स्लॉट है। ये आपका से है, एक स्लॉट 4 से 5 घंटे का हो सकता है। इसके अंदर आप जीएस के ऊपर फोकस करो और किसी भी स्लॉट में ऑप्शनल फोकस करो, और ये इंटरचेंजेबली भी कर सकते हो। ये मेरी ऐसा कुछ नहीं कि ऑप्शनल मैंने नीचे लिखा तो आपने नीचे रखना है, आप ऑप्शनल ऊपर रख लो। तो ये 2 स्लॉट आप अपने डेली बेसिस पे बना सकते हो। अब इन 2 स्लॉट्स के अंदर देखोगे जो जीएस है, जीएस में क्या करना है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए हमारी वीकली टेस्ट सीरीज एक चल रही है। इस टेस्ट सीरीज के अंदर क्या होता है, इस टेस्ट सीरीज में एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए अभी अगला संडे जो आ रहा है, आज 23 तारीख है, 25 का संडे, अगला संडे आ रहा है 1 फेब का, 1 फेब का एक संडे है। उसमें हमारा एक सिलेबस आना है, मान लो मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं तो मैं ज्योग्राफी का उदाहरण ले रहा हूं, ज्योग्राफी का टेस्ट है। अब हमारे टेस्ट में क्या होता है, 2 घंटे का 2 आवर का ज्योग्राफी का प्रीलिम्स का टेस्ट है और 1.5 घंटे का मेंस का टेस्ट है, किसी पोर्शन का जिसका प्रीलिम्स का टेस्ट है। तो अब आप पूरे हफ्ते इसको इजीली मैनेज कर सकते हो ज्योग्राफी को। तो आपने ज्योग्राफी प्रीलिम्स का जो पढ़ा उसी का मेंस पढ़ना है। तो प्रीलिम्स के लिए आप रोज रात को रिवीजन कर ही देते जीएस की, और प्रीलिम्स के लिए रोज रिवीजन कर रहे थे हफ्ते के बाद, क्योंकि आप प्रीलिम्स मल्टीपल टाइम्स निकाल चुके हो। तो एक दिन करके आपने 6 दिन प्रीलिम्स के लिए तैयारी करी और 7वें दिन जाके पेपर दे दिए। तो प्रीलिम्स के लिए 6 घंटा रिवीजन बहुत होता है एक सब्जेक्ट के लिए। कमिंग टू द मेंस पार्ट, मेंस पार्ट में क्या कर सकते हैं, मैं कुछ अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूं, उनको भी एज अ फूड मटेरियल यूज कर सकते हो। नॉट नेसेसरली, हो सकता है कि आपका सारी चीजें रेडी हो, आपको बस रटने की तैयारी हो। मेंस इज मोर अबाउट क्रैमिंग। क्रैमिंग करने के बाद फिर जाके आंसर राइटिंग इज अबाउट प्रेजेंटेशन, हाउ यू प्रेजेंट योर थॉट और प्रेजेंट वट एवर यू हैव रेड। साथ ही साथ इट इज अबाउट टाइम मैनेजमेंट, कि जो चीजें लिख रहे हो वो सीमित समय में लिख पाओ, ये टाइम मैनेजमेंट है। जितना क्रैमिंग अच्छी होगी उतना टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा होगा। मैक्सिमम टाइम जो हमारा वेस्ट होता है आंसर राइटिंग के अंदर, वो इस सेंस में होता है कि आप रिकॉल करने की कोशिश करते हो लेकिन रिकॉल नहीं हो पाता, फिर आप कुछ बनावटी सा आंसर वहां पे लिखते हो। उस बनावटी से आंसर को लिखने में टाइम लग जाता है क्योंकि हर चीज आपको याद नहीं है। तो जितना अच्छा आपका रट्टा होगा उतने कम टाइम में आप एक बेहतर आंसर को लिख पाओगे। तो इसका क्या तरीका है, जो आपने एक स्लॉट रखा, मान लीजिए आपने जीएस के लिए आपने संडे को टेस्ट देना है, 1 फरवरी को ज्योग्राफी का टेस्ट। इस टाइम पे ज्योग्राफी के लिए हमारे क्या सोर्सेज आप यूज कर सकते हो, एक बहुत ही ज्यादा मैं रिकमेंड करता हूं हमारा क्वेश्चन बैंक। पिछली बार भी काफी सारे लोगों ने इसको लिया, तो होपफुली उनका एक अच्छा एक्सपीरियंस इसके साथ होगा। इसमें L1 एंड L2 कैटेगरी के क्वेश्चंस है, आसान कैटेगरी के क्वेश्चन है। जैसे मैंने कई बार वीडियो भी बनाया है कि इसमें से क्वेश्चन आ रहा है कि नैम क्या है, गुजरात डॉक्ट्राइन क्या है, पंचशील पॉलिसी क्या है, इंडियन डायस्पोरा क्या होता है, क्या उनकी सिग्निफिकेंस है, रेमिटेंस शब्द का क्या मतलब होता है, डिटर्मिनेंट क्या है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के, कल्चर के जो लिमिटेड थीम है, अगर कल्चरल हेरिटेज दिया है तो कल्चरल हेरिटेज के 4-5 थीम्स है, अगर आर्किटेक्चर दे रखा है तो हमने आर्किटेक्चर को क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर दिया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से आर्किटेक्चर दिखना शुरू होता है, हड़प्पा में क्या आर्किटेक्चर डेवलप हुआ, जनपदा में क्या हुआ, एज ऑफ है ना, एज ऑफ मौर्यन एम्पायर में क्या हुआ, मगध के राइज में क्या हुआ, पोस्ट मॉडर्न कौन सा आर्किटेक्चर डेवलप होता है, पोस्ट गुप्ता कौन सा आर्किटेक्चर डेवलप होता है, गुप्ता पीरियड में कौन सा आर्किटेक्चर होता है, साउथ इंडिया में कौन सा आर्किटेक्चर है, टेंपल आर्किटेक्चर क्या होता है, केव आर्किटेक्चर क्या है। तो आर्किटेक्चर तो बहुत ज्यादा वाइड है। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर क्या है, जैनिज्म का आर्किटेक्चर क्या है, ये सारे अलग अलग टाइप के आर्किटेक्चर है। तो आर्किटेक्चर को क्रोनोलॉजिकली इसमें जो है सेट किया गया है। ऐसी सारी थीम्स को जो भी सिलेबस में आपका दिया हुआ है वो क्वेश्चन बैंक के अंदर मौजूद है, क्यूए फॉर्मेट में। बहुत क्रिस्प इन्फॉर्मेशन है क्योंकि इस टाइम तक एआई आ चुका था, इसी बार ये बने हैं, तो एआई यूज करते हुए बहुत बढ़िया डेटा इसके अंदर डाल है। तो क्वेश्चन बैंक इज वन ऑफ द सोर्स। तो अगर आपने ज्योग्राफी का टेस्ट देना है ना संडे को, इस पूरे हफ्ते में क्वेश्चन बैंक को रट्टा मार लो, रट्टा मार लो, और
कि बहुत क्रिस्प इससे बना लो, जो मैं बात बोलता हूं शॉर्ट नोट्स। जितने अच्छे शॉर्ट नोट्स इससे बना लोगे उतना आप लोगों को हेल्पफुल होगी, क्योंकि इन्हीं शॉर्ट नोट्स को बार बार आपने क्या करना है, पेपर से पहले रिवाइज। जितना रिवाइज करोगे उतना क्रिस्प आपको इंफॉर्मेशन याद होके रहेगी। तो शॉर्ट नोट्स का मानना है रट्टा। दूसरी बात, एक टेस्ट सीरीज है हमारी, अगर जिसने पिछले साल हमारी अतुल्य एडवांस ज्वाइन किया था, जिसके अंदर हमने बुकलेट्स दी थी, अगर आपको ध्यान हो कि बुकलेट्स दे रहे थे हम इसके अंदर, ये बुकलेट्स जिसके पास हैं, इन बुकलेट्स को मैं हमेशा एक वर्ड करता हूं कि पी जाओ, इन बुकलेट्स को रटो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। इन बुकलेट्स के जिनके पास है वो भी इनके शॉर्ट नोट्स बना लो। इस साल फिर ये प्रोसेस रिपीट होगा, तो इस बार जब अतुल्य आएगा उसमें फिर ये बुकलेट देंगे, उन बुकलेट को आपने अच्छी तरह से रट्टा मार लेना है, ये बुकलेट भी आप लोगों को मिलेगी। इसके अलावा जिसने हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है उनको मैंने एक फ्री प्रोग्राम ऐड करवाया है, उसका नाम है अतुल्य बेसिक या अतुल्य नींव। अतुल्य नींव में क्या है, इस चीज को देखिए टॉपिक वाइज। अतुल्य नींव के अंदर टॉपिक वाइज हम लोगों ने जीएस 1, 2 और 3 का पूरा सिलेबस अपडेटेड वे में इनके नोट्स दे रखे हैं। आप इनको पढ़िए और अपने शॉर्ट नोट्स कार्व कर लीजिए। तो जो आपने जीएस मेंस की तैयारी के लिए स्लॉट रखा है अपने लिए, उसमें आपका क्या ऑब्जेक्टिव है? देखिए जीएस के लिए ऑब्जेक्टिव आपका काम है, जो तीनों चीजें मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन बैंक, इसके शॉर्ट नोट्स बना लेने, अतुल्य दोनों, नींव, जिसके पास नींव है वो नींव पे फोकस करे, जिसके पास एडवांस है वो एडवांस के ऊपर फोकस करे, और उनकी बुकलेट से इन सबसे मिला के क्या बनाओगे, शॉर्ट नोट्स। तो डेली बेसिस पे अगर आपने 4 घंटे चीज के लिए रखे तो 3 घंटे इनको पढ़ोगे 3 आवर्स, और शॉर्ट नोट्स बनाओगे। रोज 1 घंटा इनको रटोगे, क्रैम करोगे इनको, तो रोज 1 घंटा क्रैमिंग के ऊपर जाएगा। तो रोज रट्टा। उससे क्या होगा, जिस दिन आप संडे को टेस्ट देने पहुंचे आपने अतुल्य नींव पूरा रट लिया होगा, सिलेबस वाइज नोट्स होंगे, और आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा। वो रट के जब आप आंसर को लिखोगे तो आपके आंसर 10 क्वेश्चन मिले, मान लो आपके 10 में से 5 क्वेश्चन आप अगर बहुत अच्छे कर दोगे, जिसमें आप 60% मार्क्स ले आए, 10 में से मतलब आप मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है, 50 नंबर का पेपर में आप बहुत अच्छे नंबर ला दे रहे हो, तो मीन्स आप 50 to 60% नंबर ला रहे हो। 60% का मतलब है 50 का अगर 60% देखेंगे तो तकरीबन आप 30 नंबर ला दे रहे हो, और रेस्ट ऑफ दी 50 मार्क्स के पेपर में 5 क्वेश्चन में आप एवरेज परफॉर्म कर रहे हो, आपको 3 नंबर मिल रहे, 12 नंबर में से 5 मिल रहे, तो आप इसके अंदर से मान लीजिए 15 नंबर भी और ला रहे हो, तो 45 नंबर तो आप कमा गए। 45 का मतलब है 100 में से 45 मतलब 200 में से 90 मार्क्स ला रहे हो, तो 90 मार्क्स इज अ गुड स्कोर। मैं दिखा ही रहा था कि 85 में ही बहुत बढ़िया नंबर बन जाते। ये आपका टारगेट होना चाहिए कि हर पेपर में आपने 100 में से 45 से 50 नंबर लाने का प्रयास है। ये 45 to 50% अगर आप नंबर ले आओगे तो हर पेपर में अगर ऑलमोस्ट इस रेंज में अगर आप आ रहे हो तो आप समझिए कि आपका चयन होना निर्धारित है, कि हमारी टेस्ट सीरीज में जो 50% के आसपास लाता है वो वहां पे 50% नंबर ले आता है, उसको उतनी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती है। तो ये आपने अचीव करने का काम करना है। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी पेपर को क्वालिफाई किया हुआ है प्रीलिम्स को, और मेंस में वो चीजों को मैनेज करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है। कमिंग टू दी ऑप्शनल पार्ट, ये आपने उन्होंने भी ध्यान रखना है जिन्होंने इन फ्यूचर मेंस की तैयारी करनी है कि प्रीलिम्स के बाद। ऑप्शनल का देखो सिंपल फंडा क्या है, हर ऑप्शनल में 2 लेवल पे तैयारी हो रही है जो जीएस में हो रही है। पहला, अपने बेसिक नोट्स कंप्लीट होने चाहिए। दूसरा, यूपीएससी के पीवाईक्यू इनकॉर्पोरेट होने चाहिए। पहले आप बेसिक, जिनके नहीं कंप्लीट है तो बेसिक नोट्स को कंप्लीट करने पे काम कीजिए, तो डेली बेसिस पे बेसिक नोट्स को कीजिए। अगर आपने ऑप्शनल के लिए मान लीजिए रोज 4 आवर्स का टाइम रखा है, तो इस 4 आवर के टाइम में 3 घंटे किस पे दे रहे हो, नोट्स कंप्लीशन में। जिनके नोट्स कंप्लीट है उनका काम क्या है, यूपीएससी के पीवाईक्यू। पहले 5 इयर्स के पीवाईक्यू के लिए लास्ट 5 ईयर मींस 2021 से 2025 5 साल हो गए इसके पीवाईक्यू। और अगर ये पूरे हो गए, अभी भी टाइम बच रहा है, तो 2015 से 2020 के पीवाईक्यू कीजिए, तो फिर 5 साल के कर लीजिए 2016 से 20। तो इस तरह से यूपीएससी के पीवाईक्यू कीजिए, वो एरिया जो ओवरलैपिंग है, क्योंकि स्टेट का सिलेबस किसी भी ऑप्शनल का अलग है, यूपीएससी का अलग है, तो स्टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जो है इनको अरेंज कर लीजिए। तो ये काम कर लो कि यूपीएससी के पीवाईक्यू जरूर करें। अगर आपका मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी तो करो यूपीएससी के पीवाईक्यू, मेरे को चेक कराओ। ऐसे सोशियोलॉजी के पीवाईक्यू करो, विशाल सर को चेक कराओ। हिस्ट्री के पीवाईक्यू करो, हितेश सर को चेक कराओ।
एंथ्रो के पीवाईक्यू करो, रजत सर हैं, कुलदीप सर हैं, उनको चेक कराओ। तो सभी के पीवाईक्यू के मतलब 4-5 सब्जेक्ट है, इनके फैकल्टी मेंबर अवेलेबल है, तो वो आपको हेल्प आउट करेंगे। तो और जिनके जैसे ऑब्सक्योर ऑप्शनल है, हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर है, जिनके हमारे पास फैकल्टी सो फार अवेलेबल नहीं है, तो उनके आप पीवाईक्यू करिए और जो है यूपीएससी के पीवाईक्यू इनकॉर्पोरेट अपने नोट्स के अंदर कर लीजिए। तो ये ऑप्शनल में आपका टास्क होगा 3:1, 3 घंटे जो है नोट्स बनाओगे, 1 घंटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, फिर हफ्ते के 1 दिन निकालोगे जिसमें इन सबको रट्टा मारोगे। रोज रट्टा मारने की आपके पास आदत होनी चाहिए ताकि आपका दिमाग बहुत अच्छे से काम कर पाए और चीजों को रिकॉल कर पाए। तो मोटा मोटा फिर से एक बार कर लेते हैं। जिन बच्चों का ऑलरेडी प्रीलिम्स क्वालिफाइड है, उनका फर्स्ट हाफ ऑप्शनल के अंदर जाएगा, उसी फर्स्ट हाफ का जैसे पोस्ट आफ्टरनून अगर हम बोले तो जीएस के अंदर चला जाएगा, जिसमें आंसर राइटिंग कर रहे हो, रट्टा मार रहे हो। इवनिंग वाला जो स्लॉट है उसमें प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करेंगे ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल शांति रहे। मॉर्निंग स्लॉट इज फॉर मेंस, इवनिंग स्लॉट इज फॉर प्रीलिम्स। मॉर्निंग स्लॉट में 2 ही काम करने हैं, इवनिंग स्लॉट में एक अखबार पढ़ना है 1 घंटे का, 1 घंटे का हिंदी करना है ना, या 1 घंटे का जो है जनरल स्टडीज करना है। तो सिंपल आपके दिमाग में क्लैरिटी रहेगा कि इवनिंग स्लॉट इज फॉर प्रीलिम्स, मॉर्निंग स्लॉट इज फॉर मेंस। एक दिन में मल्टीपल चीजें नहीं करेंगे। अगर शाम को भी आपको प्रॉब्लम हो रही है कि या 3 चीजें करनी पड़ी, तो एक दिन केवल जीएस को रिवाइज करो, एक दिन 3 दिन जीएस को रिवाइज करो, 3 में से बाकी के 2 दिन हिंदी कर लिए, 1 दिन अखबार पढ़ लिए। इस हिसाब से थोड़ा सा आप अपने जो है टाइम टेबल में मैन्यूवरिंग कर सकते हो। ये तो सारी बातें थी उन लोगों के लिए जो केवल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है, मेंस एग्जामिनेशन को उनकी प्रायोरिटी है। अब जिनकी प्रायोरिटी है प्रीलिम्स प्रायोरिटी, क्योंकि उन्होंने अभी तक प्रीलिम्स को नहीं क्वालिफाई किया। इसमें 2 तरह के बच्चे हैं, वो हैं जो बिल्कुल ही फ्रेशर है, जो भी कोर्स को कंप्लीट करें, ये या वो बच्चे हैं जिन्होंने 2-1 साल तैयारी तो करी लेकिन प्रीलिम्स स्टक हो रहा है। और लार्जली प्रीलिम्स होता ही 2 से 3% बच्चों का क्वालिफाई, तो 97% बच्चे तो प्रीलिम्स को नहीं क्वालिफाई कर पाते। इनके लिए क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है प्रीलिम्स को लेके, इनको समझिए। प्रीलिम्स को लेके सबसे पहली बात होती है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में नोट्स कंप्लीशन। फर्स्ट स्टेज होती है नोट्स कंप्लीशन। नोट्स कंप्लीशन चाहे आप सिविल साइड के मटेरियल से करो, किसी भी किताब से करो, किसी भी इंस्टीट्यूट से करो, ये 50 to 60% ही आपको मार्क्स दे सकते हैं। अगर पिछली बार 90 कट ऑफ थी तो आपके 50 नंबर आ जाएंगे, 60 नंबर आ जाएंगे, लेकिन उसके बियॉन्ड आप रुक जाओगे। तो वो जो बाकी की चीजें होती हैं उसमें क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। हो सकता है आपको चीजें आती हो लेकिन जब आप क्वेश्चन करते हो उसके अंदर एरर कर देते हैं, तो इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस से क्या करता है, एरर को डिक्रीज किया जाता है। दूसरा, डेप्थ बढ़ाई जाती है कि कुछ क्वेश्चन आते ही डिफिकल्ट है, क्योंकि वो डिफिकल्ट आते हैं तो वो आपके नोट से स्ट्राइक ही नहीं कर रहे, तो मींस आप अपने नोट्स के अंदर डेप्थ को इंक्रीज करोगे, मींस एनरिच करोगे। तो नोट्स को एनरिच करना, तो पहली प्रायोरिटी ये है। अब इसमें भी कि नोट्स कंप्लीशन, जिन लोगों ने ऑलरेडी सिविल स्टेप से कोचिंग करी, आप भी बहुत सारे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिसने सिविल स्टेप से कोचिंग करी है, उन लोगों के पास ऑलरेडी काफी अच्छे नोट्स हैं। जो पिछले साल के स्टूडेंट है उनके लिए हमने क्रैश कोर्स निकाला हुआ है, तो इस क्रैश कोर्स में एक बार अपडेटेड वे में सारी चीजें हम आपको पढ़ा देंगे। तो क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। साथ ही साथ जिन लोगों ने बाहर से तैयारी करी, किसी और इंस्टीट्यूट से तैयारी करी, सेल्फ स्टडी करी है, वो भी इस क्रैश कोर्स को बाय आउट कर सकते हैं। सस्ता ही है, 5000 का क्रैश कोर्स है, सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज इनकॉर्पोरेटेड मिल जाएगी। तो क्रैश कोर्स कुड बी वन ऑफ द मेथड जिससे आप अपने बेसिक नोट्स को कंप्लीट करोगे, साथ में करंट अफेयर इनकॉर्पोरेट करके पढ़ा दें, ये भी आप लोगों को बना बनाया मिल जाएगा। तो क्रैश कोर्स, या जिसने सिविल स्टेप का क्रैश कोर्स नहीं लेना, उसने सिविल स्टेप से कोचिंग करी, उसके पास ऑलरेडी नोट्स कंप्लीट है, इन नोट्स को कंप्लीट करके इनको बार बार रिवाइज करोगे तो आपके टाइम टेबल में रिवीजन एक बड़ा पोर्शन होगा। अभी मैं टाइम टेबल भी बनाऊंगा, अभी ये बता रहा हूं करना क्या चाहिए। करना ये चाहिए कि एक पोर्शन होगा जिसमें अपने नोट्स को रिवाइज करोगे, जहां पे कमी पेशी है उसको कंप्लीट कर लोगे। इसमें जो डेली के बेसिस पे स्लॉट होगा, ये 4 to 5 आवर्स का ही स्लॉट होगा, 4 to 5 आवर का स्लॉट। दूसरा स्लॉट होगा जिसके अंदर आप कंटेंट को एनरिच करने का काम करोगे। ये केवल जीएस की बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी आपको जीएस रटना है। जीएस में 100 में से 65 से 70 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, तो ये बड़ा चंक है, इसलिए इसको ज्यादा टाइम दिया। अगर किसी चीज को जो टाइम दिया जा रहा है उसके मार्क्स के प्रोपोर्शनेट में है। दूसरा पोर्शन होगा जिसमें डेप्थ को इंक्रीज किया जाता है। डेप्थ को इंक्रीज करने के हैं तरीके कुछ, एनरिच करने के तरीके देखो। जो सिविल स्टेप के स्टूडेंट है उनके पास ये बुक है, बाकी भी इस बुक को अवेल कर सकते हो। एक बुक मैं हमेशा बहुत प्रमोट करता हूँ, क्वेश्चन बैंक। ये हमारा क्वेश्चन बैंक कर लो, कहीं और के कितने सारे पब्लिकेशन आते हैं उनका क्वेश्चन बैंक करो। क्वेश्चन बैंक का हमारे क्वेश्चन बैंक है जीएस प्लस एसपीजीके। एसपीजीके के 1000 क्वेश्चन और जीएस के 5000 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बैंक है। इसके अंदर क्वालिटी क्वेश्चन है L2 और L3 कैटेगरी के ही क्वेश्चन है, कि जो L1 इजी नहीं है, मॉडरेट और डिफिकल्ट कैटेगरी के क्वेश्चन है। तो एक स्लॉट होगा जो आपके इन क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने में किया जाएगा।
इससे बेनिफिट क्या होगा, जो थोड़ी बहुत कमी पेशी है आप एरर करते हो वो एरर को डिक्रीज करेगा। दूसरी बात, ये केवल एरर को ही नहीं डिक्रीज करेगा, ये साथ के साथ एक काम करने की हेल्प करेगा कि एक तो एरर डिक्रीज है, दूसरा इसके अंदर आपकी फाइंडिंग है। मान लो आपने ज्योग्राफी के 1000 क्वेश्चन किए, 1000 में से आपको 700 क्वेश्चन आते थे और 300 क्वेश्चन नहीं आते थे। ये जो 300 क्वेश्चन नहीं आते थे, A4 शीट लेके बैठो, टॉपिक का नाम लिखो, जो भी टॉपिक है, सोलर सिस्टम, जो नहीं आता था इसमें लिख लिया। फिर आपने टॉपिक का नाम लिखा क्लाइमेटोलॉजी, जो नहीं आता था यहां लिखा, जियोमॉर्फोलॉजी, जो जो नहीं आता था उसको ऐसे लिखते चले गए। ऐसे लिखते चले जाने की वजह से क्या हुआ कि आपके पास 10 पेज, 20 पेज, 25 पेज बन गए, जिनके ऊपर बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन है जो आपको नहीं आती थी। आपने जो है ये देखना है कि ये 1000 क्वेश्चन जो आपने 10,000 क्वेश्चन ज्योग्राफी से किए थे, वहां पेपर में इसमें से 2 क्वेश्चन अगर आ गए तो ये आपको 4 मार्क्स दे गए। अगर इस पूरी बुक को सॉल्व करने से आपके 15 से 20 मार्क्स का स्कोर इंक्रीज करता है तो ये एनी डे वर्थ है, क्योंकि लास्ट में जो पेपर रुकता है वो इतने नंबर से रुकता है। पेपर ऐसा थोड़ी होता है आपके 40 नंबर आए और 100 की कट ऑफ गई, आपके नंबर आएंगे 78, कट ऑफ गई 90 मार्क्स जनरल कैटेगरी की, तो 12 नंबर का शॉर्टेज आए। तो ये जो क्वेश्चन बैंक है, इसी क्वेश्चन बैंक के साथ सफाई करती है टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज को कैसे यूज करना है आपने, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, मान लीजिए 1 फेब को आपका ज्योग्राफी का टेस्ट है, इस 1 फेब तक आपका काम है 1000 ज्योग्राफी के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो मींस डेली के बेसिस पे आपने कम से कम 150 क्वेश्चन सॉल्व करने, क्योंकि 7 दिनों के अंदर आपने ये 1000 क्वेश्चन करने, तो 150 क्वेश्चन करने का मतलब है 2 घंटे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। जो नहीं आता होगा उसको इन बुक नोट्स के अंदर एनरिच करोगे, तो इसमें टाइम लगेगा। तो आपने क्या करना है, रोज इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। इस क्वेश्चन बैंक का आपका ऑब्जेक्टिव है 2-2.5 महीने के अंदर पूरे क्वेश्चन को पी जाओ, ताकि बाद में इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाओ। तो इसलिए, और साथ में जब आप टेस्ट दोगे तो ज्योग्राफी का एक हफ्ते 100 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, दूसरे हफ्ते फिर जो 100 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, बाद में जब सारे टेस्ट हो गए तो पूरे ज्योग्राफी का एक सेक्शनल टेस्ट था जिसमें फिर 100 क्वेश्चन आए, तो ज्योग्राफी के 300 नए क्वेश्चन मिल गए। तो इस क्वेश्चन बैंक और टेस्ट सीरीज को ऐसे यूज करो कि हर सब्जेक्ट में मिनिमम 1300 क्वेश्चन इसमें कवर्ड है। उसके बाद जब फुल लेंथ टेस्ट चलेंगे 5, उसके अंदर भी ज्योग्राफी के 15-15 क्वेश्चन आएंगे, तो वहां पे फिर 100 क्वेश्चन ज्योग्राफी के करने का मौका मिलेगा, सॉरी 70-75 क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा। तो हर सब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग 350 के आसपास मिनिमम क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं जो नए हैं। तो 1000 यहां से टेस्ट सीरीज से 350, इनके बाहर ज्योग्राफी या किसी भी सब्जेक्ट के जाने के चांसेस कम होंगे। अगर ऐसा कर लोगे तो अगर जीएस के अंदर 70 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 45 से 50 क्वेश्चन आप हमारी इन्हीं टेस्ट सीरीज से देखने को मिलेंगे, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इन टेस्ट सीरीज और एनरिच क्वेश्चन बैंक से काफी सारे उन क्वेश्चंस को आप कर पाओगे जो ऑलरेडी आपके कवर है। तो अगर तो क्रैश कोर्स में आप एनरोल्ड हो तो ये टेस्ट सीरीज आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाती है, तो उसका अलग पैसा नहीं लगता। इसलिए वो जिन्होंने बाहर से कोचिंग करी है या जिन्होंने ऑलरेडी जो है सेल्फ स्टडी करी है, उनके लिए रिफ्रेशमेंट का कोर्स हो सकता है जो थोड़ा सा एनरिच आपके कंटेंट को कर दे। तो ये एक तरीका है जिसमें क्वेश्चन बैंक भी एक प्रोसेस है। एचपीजी के जरूर करो, है ना, एमसीक्यू प्रैक्टिस जरूर करो। तो जिन लोगों का प्रीलिम्स अभी तक नहीं हुआ है, उनका बेसिक काम होना चाहिए कि आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक नोट्स कंप्लीट होने चाहिए। दूसरा, आप किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन बैंक कीजिए, मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस को कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को कीजिए, ताकि आपको उसके अंदर हेल्प आउट हो। तो एक काम आप लोगों ने ये करना है। तो जिन लोगों का कभी प्रीलिम्स नहीं हुआ, उनका टाइम टेबल देखिए क्या होगा। आपका प्रायोरिटी इज प्रीलिम्स, इसलिए मैं मेंस को बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं अगर आपका प्रीलिम्स निकल जाए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाए। साथ में मैं ऐसा अज्यूम करता हूं कि आपने पटवारी का पेपर भी भरा है, इस टाइम पे जेओए का भी पेपर आउट है, इस टाइम पे एनटी का भी पेपर आने वाला है, तो आपको 3 पेपर देने का मौका मिलेगा, बाद में एचपीएस का पेपर देने का मौका मिलेगा। तो 4 पेपर है, तो एटलीस्ट आपका टाइम टेबल ऐसे चले कि कोई ना कोई पेपर आपका निकल जाए। इसी के अंदर जीएस के बेसिस पे डेली अगर आपके नोट कंप्लीट नहीं हुए तो नोट्स कंप्लीशन करो। जिनके नोट्स कंप्लीट हो गए वो इस टाइम को रट्टा मारने पे दे दो रिवीजन, ये जीएस के लेवल पे। दूसरा, जीएस का एक पोर्शन है जिसमें आप क्वेश्चन बैंक कर रहे हो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, इन प्रैक्टिस से नोट्स को एनरिच कर रहे हो, इसमें भी आप डेली बेसिस पे टाइम दे रहे हो। तो अगर ये दोनों को करते हुए आप 5 आवर्स भी दे रहे हो तो ये एक सफिशिएंट टाइम फ्रेम है। दूसरा पार्ट, दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा एचपीजीके को जाता है, क्योंकि एचपीजीके एंटी एग्जामिनेशन में 30% आते हैं। मींस आपके एंटी एग्जामिनेशन में 30 क्वेश्चन जो है एचपीजीके के आते हैं आउट ऑफ 120, दैट इज सॉरी 25% एचपीजीके यहाँ पे आता है, तो ये सब्सटेंशियल पोर्शन है। एचपीएस एग्जामिनेशन में एचपीजीके से 15 से 20 सवाल आते हैं, ये भी एक सब्सटेंशियल है। तो एचपीजीके का भी तरीका ये है, जिसकी भी किताब पढ़ी है, हमारी पढ़ी, किसी और इंस्टीट्यूट की पढ़ी, किसी और राइटर की पढ़ी है, आप इसको एड ऑन कर सकते हो क्वेश्चन बैंक से। क्वेश्चन बैंक में 1000 क्वेश्चन करने से आपको काफी हेल्प मिलेगी। काफी सारे टॉपर्स हैं, रिजल्ट आने के बाद किसी और इंस्टीट्यूट की भी एकेडमी में गए तो उन्होंने इस क्वेश्चन बैंक को, या कीर्ति के जो यूट्यूब पे आपको सेशन मिलते कीर्ति मैडम के, उन्होंने भी जो है 450
डिस्कस किए हुए इस क्वेश्चन बैंक में हमने बल्कि 1000 क्वेश्चन डाल दिए जो कि काफी रेलिवेंट है। इसमें जगमोहन बलोत्रा और मल्टीपल सोर्सेज को यूज किया गया है। तो एचपीजीके को डेली बेसिस पे आपने 1 से 1.5 घंटा जरूर देना है, इस चीज का ध्यान रखना है क्योंकि एचपीजीके मेक्स अ डिफरेंस। तीसरा पोर्शन इज करंट अफेयर। तो करंट अफेयर डेली बेसिस पे मैं हमेशा प्रमोट करता हूं सिविल स्टैट की मैगजीन, क्योंकि ये बहुत क्रिस्प है और ये रेलिवेंट है आज के सिनेरियो में। 19 थीम्स में करंट अफेयर को बनाया गया है, हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है। डेली बेसिस पे 1 से 1.5 घंटा करंट अफेयर के नोट्स बनाना और डेली बेसिस पे रिवीजन करने का काम करना। करंट अफेयर को कैसे अप्रोच करना है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कॉल कर लेना हमारे ऑफिशियल नंबर पे, वो आपको एक वीडियो भेजेंगे जिसमें कि हाउ टू कवर करंट अफेयर, सिविल स्टैप के ही चैनल में लिख देना हाउ टू कवर करंट अफेयर, उसमें सिविल स्टैप लिख देना, आपको मेरी कई सारी वीडियो मिल जाएगी, उसमें मैंने प्रीलिम्स के करंट अफेयर को कवर करने का तरीका आप लोगों को बताया। तो अगर आप ये 3 काम कर दोगे तो आप डेली बेसिस पे 9 से 10 घंटे का आपको टाइम देना पड़ेगा, 9 to 10 आवर्स के अंदर प्रीलिम्स को अच्छे से कंट्रोल कर लोगे। इसके बाद अगर 2 महीना ऐसा कर लोगे तो ये और ये पोर्शन जो है आपके काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, फिर हम रोज 2 घंटे का सीसेट के ऊपर भी टाइम दे पाएंगे। तो इसी पोर्शन के अंदर जैसे जैसे आपकी चीजें खत्म हो जाएंगी, जैसे क्वेश्चन बैंक अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो मार्च के बाद यू कैन मूव टू सीसेट। तो सीसेट वाला टाइम यहां से निकालोगे या थोड़ा सा एचपीजीके से ड्रॉ करोगे। ये 1.5 घंटे की जगह 30 जगह आपने पूरा क्वेश्चन बैंक कर लिया तो 30 मिनट रिवीजन बहुत है। यहाँ पे क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कर लिया, रिवाइज भी करना है तो 2 घंटे की जगह 1 घंटा या 30 मिनट इसको रख लिया। बाद में सीसेट के 2 आवर्स डेली बेसिस पे निकाल लिए जो सीसेट में उतने कॉन्फिडेंट नहीं है। वैसे तो सीसेट मुश्किल है, मैं हमेशा सीसेट का हमारा कोर्स हमारे स्टूडेंट को कॉम्प्लीमेंट्री, बाहर वालों के लिए पेड है, तो सीसेट जरूर फोकस करके जाना क्योंकि सीसेट बहुत सारे लोगों का इतनी अच्छी तैयारी करने के बाद सीसेट हर बार रुक रहा है और जीएस निकल जा रहा है। तो सीसेट भी उतना ही फोकस करना है। इस बार आसान आ गया था तो लोगों ने निकाल लिया, लेकिन हर बार आसान आएगा ऐसी कोई गारंटी नहीं दी जाती है। क्लियर? तो ये एक टाइम टेबल है, रियलिस्टिक है। जिन लोगों का ऑलरेडी मेंस क्वालिफाइड है, प्रीलिम्स क्वालिफाइड है मल्टीपल टाइम्स, उनके लिए डिफरेंट टाइम टेबल है। चाहे उन्होंने रैंक भी निकाली, चाहे उन्होंने इंटरव्यू आउट हुआ, उनको भी इस टाइम टेबल को रिलीजियसली फॉलो करने की जरूरत है। कमी पेशी रह गई है तभी उनका पेपर नहीं निकला है। बाकी लोगों को भी टाइम टेबल जो प्रीलिम्स आज तक नहीं निकाल पाए, इस तरह से टाइम टेबल को अपना डिवाइस कीजिए। इसमें स्लॉटिंग कर लीजिए कि मॉर्निंग स्लॉट क्या रखना है, इवनिंग स्लॉट क्या रखना है, ये आपको देखना है। दिन के स्लॉट बनते हैं 3, एक मॉर्निंग टू लंच, एक लंच टू इवनिंग, एक इवनिंग टू, जिसमें 2 घंटे के ब्रेक के बाद इवनिंग टू बेड टाइम। तो 3 स्लॉट होते हैं, उस 3 स्लॉट में अपने टाइम टेबल को फिक्स करें, ज्यादा से ज्यादा कीजिए। मॉर्निंग स्लॉट में उस सारी चीजों को डालिए जिसमें ज्यादा एनर्जी लग रही है, ज्यादा रिवीजन वाली चीजें हैं, फ्रेश ब्रेन है, रिवीजन वाली चीजों को फर्स्ट हाफ में रखिए। जिसमें थका हुआ ब्रेन चाहिए आपको, जो सबसे आपको लगता है कि इजी है आपके लिए टू परफॉर्म और टू फंक्शन, उसको बिल्कुल लास्ट वाले बेड टाइम स्लॉट के अंदर, नाइट टाइम स्लॉट के अंदर डाल दीजिए। क्लियर? इसके अलावा भी कोई कंफ्यूजन है, कोई भी बात करनी है तो मैं यहाँ अवेलेबल रहता हूँ फिजिकली भी। आप टेलीफोनिकली मेरे साथ कॉल शेड्यूल करके अपना टाइम अगर मिलना है तो मिलने भी आ सकते हैं, नहीं तो फोन पे भी अपने कॉल को शेड्यूल करवा सकते हैं। राइट? चलिए, थैंक यू।